नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। हमारे एक विशेष बुलेटिन के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष बुलेटिन में मैं आपको दिखाऊंगा देश के कुछ प्रमुख घटनाएं और इसके साथ प्रमुख न्यूज़ का हम लोग थोड़ा बहुत आकलन करेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको विभिन्न न्यूज़ से मैं अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करनी है, आज शेयर बाजार की बात करनी है। आज देश के अर्थतंत्र के बारे में बात बढ़ूं तो एक शेयर बाजार में आज भी गिरावट जारी रही और क्या हुआ वहां पर वो थोड़ी डिटेल दूं, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा न्यूज़ अब तक का माना जाता है। तो आज निफ्टी 16,900 से नीचे फिसली। डिटेल कुछ ऐसी है और देश के अर्थतंत्र में काफ़ी गिरावट हो रही है। क्यों गिरावट हो रही है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी दूंगा, लेकिन बात सबसे पहले आ रही है शेयर बाजार के बारे में। तो शेयर बाजार में आज भी जारी गिरावट और शेयर बाजार में लगातार छठे दिन दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसा एक CNBC आवाज़ न्यूज़ पोर्टल है और वो जो न्यूज़ चैनल है कुछ इस तरीके से न्यूज़ दे रही है कि शेयर बाजार में आज भी जारी गिरावट और उसी के साथ निफ्टी 16,900 से नीचे फिसली और शेयर बाजार में आज भी गिरावट जारी रही। शेयर बाजार में लगातार छठे दिन दबाव देखने को मिल रहा है और बुधवार को कारोबार में बाजार की शुरुआत तेज नुकसान के साथ हुई। मींस आज कारोबार में बाजार के चलते हुए शुरुआत तेज नुकसान के साथ स्टार्ट हुई। और इससे पहले बता दें कि पहले आधे घंटे में सेंसेक्स 600 अंक से ज़्यादा टूटा हुआ है। इस तरीके से CNBC आवाज़ जो न्यूज़ पोर्टल है, CNBC आवाज़ करके, वो न्यूज़ शेयर बाजार का सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल माना जाता है। उसमें एक डिटेल ऐसी है कि सेंसेक्स 600 अंक से ज़्यादा टूटा, वहीं निफ्टी फिसली 16,900 के नीचे आ गया है। कल रिजर्व बैंक अपनी क्रेडिट पॉलिसी के नतीजे जारी करेंगे और उसके साथ ही एक डिटेल ऐसी है कि इससे पहले बाजार में आज दबाव बना हुआ है। न्यूज़ पोर्टल ऐसा लिख रहा है कि बाजार को अनुमान है कि रिजर्व बैंक दरों में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है और उसी के साथ हालांकि बाजार की नज़रें आगे के संकेतों पर भी अब रहेगी। इसी के साथ CNBC जो पोर्टल लिख रहा है, CNBC बाजार, उसने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सुबह के कारोबार में ऑटो और फार्मा सेक्टर के अलावा बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स में नुकसान देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान सरकारी बैंकों में देखने को अभी मिल रहा है। CNBC बाजार ऐसा बोल रहा है कि देश अभी भी कोरोना काल की बाहर नहीं आया हुआ है। कोरोना काल की झपेट में देश अभी वहाँ पर है और इसी बीच शेयर बाजार, IT सेक्टर, रिटेल सेक्टर में भी गिरावट दिख रही है। एक तरफ देश में नवरात्रि और दिवाली का माहौल चल रहा है, त्यौहार का माहौल चल रहा है। इसी बीच 2-3 वहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं उनकी कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी है कि वहाँ पर लोकल मार्केट के व्यापारी की बात सुने तो डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि मार्केट में इतनी खरीदारी दिख नहीं रही है। देश में अभी दिवाली का माहौल चल रहा है, दिवाली आने वाले दिनों में आएगी और अभी नवरात्र का माहौल चल रहा है। इसी बीच मार्केट में इतनी खरीदारी दिख नहीं रही है और मार्केट में खरीद करने वाले लोगों की कमी महसूस कर रहे हैं व्यापारी लोग। न्यूज़ पोर्टल ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की एक बात करें तो प्रमुख बैंक में भी अभी लोन लेने के लिए लोन लेके बिजनेस करने वाले लोगों की आजकल कमी आ गई है और बैंक में लोन लेने वाले लोग जो है वो कम आ रहे हैं। स्टार्टअप सेगमेंट की एक स्पेशल रिपोर्ट लिखी है, उसमें 2 लाइन लिखी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि स्टार्टअप सेगमेंट के छोटे उद्योगकार ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि उन लोगों को एक बात सुने जो स्टार्टअप बिजनेस से है, उन लोगों की एक बात यहाँ पर लिखी है। वो लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि स्टार्टअप उद्योग भी अभी मंदी का मार सहन कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो मार्केट में मिल रही है लेकिन उसके सामने खरीदार इतना मन नहीं मना रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। इसके चलते हुए जो स्टार्टअप उद्योग जो है वो बिजनेस स्टार्टअप करने के वहाँ पर अभी कगार पे है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को प्रोडक्ट बिकने से वहाँ पर इतना मुनाफा नहीं हो रहा है। इस तरीके से देश जो है वो पूरा अभी भी मंदी का माहौल जो है वो चल रहा है और देश मंदी के माहौल की चपेट में है। अब एक दूसरे बात की तरफ चले, अब एक दिल्ली की एक न्यूज़ सुने और दिल्ली तरफ चले तो टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट लिखी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा कि बर्बर हत्याएं, आतंकी कनेक्शन और टारगेट किलिंग में सरकार ने एक एक कर गिना दिए PFI के एक कांड। इस तरीके से ये PFI का एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। वो अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो वायरल हुआ है, ये पिछले 2 घंटे में सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। वो दिल्ली की बात करें, PFI कांड की बात करें
तो एक डिटेल ऐसी आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मींस के पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। न्यूज़ ये अब तक की बड़ी मानी जाती है। वहां पर दिल्ली सरकार ने जो अहम ठोस नियम बनाए हैं उसकी मैं बात करूं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है और इसी के चलते पीएफआई पर संगीन आरोप भी कड़े लगाए हुए हैं। वो पीएफआई को क्यों बैन किया हुआ है, क्यों बैन कर रहे हैं, वो एक डिटेल में यहाँ पर पढ़ूँ तो टाइम्स नाउ या दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण ने कुछ डिटेल लिखी है, वो मैं यहाँ पर आपको सुनाऊं क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़ी देश की न्यूज़ मानी जाती है, वो जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो कुछ न्यूज़ पेपर और न्यूज़ पोर्टल ऐसा लिख रहे हैं कि पीएफआई से जुड़े लोगों कई प्रदेशों की बर्बर हत्याओं में लिप्त पाए गए हैं। इसी के चलते पीएफआई द्वारा किए गए आपराधिक हिंसक कृत्यों में एक कॉलेज के प्रोफेसर का अंग काटना भी वहां पर शामिल है। इसी के चलते हुए इसके अलावा संगठन पर आरोप है कि उसने अन्य धर्मों को मानने वाले संगठनों से जुड़े व्यक्तियों की निर्मम हत्याएं की है। पीएफआई के लोगों ने काफी सारी हत्याएं की है। इसी के चलते पीएफआई का लिंक जो है वो सिमी आईएसआई की गतिविधियों जैसे आतंकी संगठनों के साथ ये जो पीएफआई जो है वो जुड़ा हुआ है, वो मिला हुआ है। गृह मंत्रालय की और एक जारी गैजेट्स की बात करें और एक न्यूज़ जो बताया गया है वो कुछ ऐसे है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल है। और एक न्यूज़ ऐसी है, न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं, वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो इस संगठन ने देश की संवैधानिक सत्ता के प्रति अनादर दिखाया हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है, उन लोगों ने फ्रंट पेज के ऊपर, गुजरात समाचार ने भी ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे लिया हुआ है और वो ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि पीएफआई को बाहर मीन्स विदेश से फंड और वैचारिक समर्थन मिल रहा था। इसी के चलते हुए इससे जुड़े लोगों से वहाँ से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में कई हत्या की है। और साथ ही साथ सरकार ने बताया कि पीएफआई की देश की आतंकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इसी के चलते हुए पीएफआई के बारे में सरकारी जांच एजेंसियों ने क्या पाया है कि इस संगठन के वैश्विक आतंकवादी समूह के साथ संबंधों के कई उदाहरण भी साथ में पाए गए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस तरीके से में शामिल हुए हैं वहाँ पर। और वो जो पीएफआई के जो लोग हैं वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ऐसी वहाँ पर संगठनों के साथ शामिल है और उनके चलते हुए और उनके इशारे पर यहाँ पर देश में प्रतिकारक प्रतिविरोधी विरोध कर रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि केंद्र सरकार ने इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सरकारी गजट के जारी नोटिफिकेशन में पीएफआई पर 5 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया है और पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्यवाही भी स्टार्ट कर दी है। पीएफआई के साथ ही उसी के मददगार संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप के बाद बीते एक हफ्ते के दौरान देश भर में 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर बंदिश की है। क्या दबिश दी है वो अब देखना रहेगा और पीएफआई के छापेमारी में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किस चौंकाने समाचार मिल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग लगातार नजर रखेंगे और आपको भी बताते रहेंगे। अब चलते हैं तीसरे न्यूज़ की ओर और उत्तर प्रदेश की बात करनी है। तो उत्तर प्रदेश में अमर उजाला न्यूज़ ने कुछ एक न्यूज़ दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूं और वो डिटेल समझने का प्रयत्न करूं। तो उत्तर प्रदेश की एक जो न्यूज़ सामने आई है उसमें अमर उजाला कुछ ऐसा लिख रहा है कि एक्सीडेंट की खबर उन्होंने जो लिखी है वो लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है। उसमें बस और डीसीएम की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग वहां पर घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सुबह एक प्राइवेट बस और डीएमसी की भयानक टक्कर हो गई है वहां पर और इस हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हुई है और वहीं पर मौके पर ही उन लोगों की मृत्यु हो गई है और 25 लोग वहां पर घायल हुए, जबकि 25 लोगों को अधिक से लोग घायल होने की पुष्टि हुई है और उन लोगों को अस्पताल में भी भेजा गया है। इस हादसे में 8 लोग मौके पर ही वहां पर उन लोगों की मृत्यु हो गई है और इसी के चलते सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया है।
इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उत्तर प्रदेश की ये अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासक की टीम ने इन दोनों गाड़ियों में फंसे लोगों को अस्पताल भेजने के बाद इन्हें सड़क से हटाने का काम शुरू कर दिया है। और पुलिस ने बताया कि यह हादसा आज सुबह वहां पर ईशान नगर थाने के क्षेत्र में ऐसे खमियारा पुल के पास हुआ यह हादसा, और बस धोराहरा से लखीमपुरा की ओर जा रही थी। हालांकि ये बता दे कि अभी यह साफ नहीं हो सकता है कि डीसीएम की दिशा से आ रही सूचना कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच भी वहां पर शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बस में सवार सभी घायलों की निकाल कर दिया है और अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को वहां पर मृत घोषित किया है और 2 लोग वहीं पर एक्सपायर हो गए। वहीं बाकियों को अस्पताल में भर्ती भी कर लिया गया है। अब देखना यह रहेगा कि लखनऊ वहां पर रेफर हॉस्पिटल में भी वहां पर लोगों को किया गया है। वहां पर एडीएम लखीमपुरा संजय कुमार ने ऐसी कुछ बात बताई है कि इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें स्थानीय डॉक्टरों के तत्कालीन किसी बड़े हॉस्पिटल में भी भर्ती करने के आदेश दिए गए। इन सभी घायलों को लखनऊ में वहां पर ट्रोमा सेंटर है, वहां पर उसके लिए रवाना भी कर दिया है, लेकिन कुछ लोग की तबीयत जो है वो नादुरुस्त बताई जा रही है, वो गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह बाकी बचे घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर की टीम भी वहां पर लगाई है। अब देखना यह रहेगा कि ये किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें किसकी लापरवाही देखी जाती है। इसी से मध्य रखते हुए अब हम लोग चौथे न्यूज की तरफ चलते हैं और झारखंड से एक सबसे बड़े न्यूज जो है उसके ऊपर नजर करें तो वहां पर प्रभात खबर करके एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक न्यूज दिया हुआ है। वो जो क्या न्यूज है, रांची के बारे में न्यूज दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो रांची के वहां पर मेन रोड स्थित मोहल्ला टोली में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ हुई है। क्यों ये तोड़फोड़ हो रही है और किस लोगों ने ये तोड़फोड़ की है और किस लोगों ने धमाल की है, वो यहाँ पर पढ़े तो रांची में प्रभात खबर ऐसा न्यूज़पेपर है, इसने डिटेल दी है कि भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया है और रांची के मेन रोज मोहल्ला जो है वहां पर टोली स्थित एक धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने एक हमला किया हुआ है। वहां पर बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखी प्रतिमा पर भी काफी कुछ तोड़फोड़ की है और वही घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए हैं। डिटेल कुछ ऐसी है रांची की कि भारी मात्रा में सुरक्षा बल वहां पर तैनात हुए, लेकिन घटना के बाद कई जाने माने लोग भी मौके पर वहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और गौरतलब है कि प्रदेश में हर जगह दुर्गा पूजा की अभी धूम मची है, वहीं पर हर तरफ पंडाल निर्माण किया जा रहा है और इसी के बीच ऐसी वहां पर धमाल हो रही है, वहां पर मसला भी हुआ है। जिस जगह तोड़फोड़ की गई है उसी पे कुछ दूरी पर पंडाल का भी निर्माण किया जा रहा है और वहीं पर शहर में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए हैं। लेकिन इस तरीके की वारदात किसने की है वो समझे तो दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर प्रशासक ने की ओर से राजधानी रांची में सुरक्षा के टाइट इंतजाम भी किए हैं, लेकिन जगह जगह पे सुरक्षा कर्मचारी को वहां पर तैनात किया गया है। वहीं पर पुलिस भी वहां पर पूजा को लेकर विशेष सावधानी बरती रही है और ताकि शांति और सद्भावना वहां पर से पूजा हो सके और पूजा विधि संपन्न हो सके। इसी बीच 5वें न्यूज की तरफ हम लोग रुक करें और कांग्रेस के कुछ समाचार जो आ रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग पढ़े तो सोशल मीडिया पे अब तक की सबसे बड़ी कांग्रेस की ये न्यूज मानी जाती है, जिसमें न्यूज 18 पोर्टल जो है उन्होंने एक कांग्रेस के बारे में न्यूज लिखा हुआ है, वो हम लोग पढ़े तो आरएसएस पर ही आपको बैन लगाना चाहिए, ऐसी एक न्यूज वायरल हुई है। किसने बोला ऐसा और कौन कांग्रेस नेता है जिसने बोला कि आरएसएस पर भी आप बैन लगाओ? ऐसा एक न्यूज वायरल हुआ है, कांग्रेस के नेता द्वारा ऐसा एक न्यूज वायरल हुआ है। कांग्रेस के कथित नेता ने ऐसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़े तो वहां पर न्यूज 18 पोर्टल कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध से भड़के कांग्रेस सांसद, उसका नाम है सुरेश, ने कहा कि एक मांग उठाई है कि आरएसएस के ऊपर भी आप बैन लगा दो, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो डिटेल हम लोग यहाँ पर पढ़े
तो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। उसी के चलते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त के सबूत मिलने की वजह से पीएफआई और उसके साथ जुड़े हुए 8 संगठनों पर 5 साल के लिए वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक को वो कम्युनिकेशन मीडिया पर्सन है, उस सुरेश भाई है, उन्होंने कुछ ऐसा बोले कि आरएसएस पर भी आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने पीएफआई से आरएसएस की तुलना करते हुए कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि काफी कुछ लोग वहां पर भड़क गए। डिटेल कुछ ऐसी है कि उन्होंने पीएफआई से आरएसएस की तुलना करते हुए कह दिया कि ये दोनों एक समान है और प्रतिबंध इन दोनों पर लगाना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक ऐसी डिटेल सामने आई है कि मल्लापुरम के कांग्रेस सांसद और वहां पर जो डिटेल आई है वो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की एक मांग करते हुए सुरेश ने ऐसा बताया कि पीएफआई पर बैन कोई उपाय नहीं है और आरएसएस भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है और आरएसएस और पीएफआई दोनों एक समान है और उनकी प्रवृत्तियां भी एक समान है, ऐसा बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता। इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ऐसी कुछ डिटेल बोले और ऐसा कुछ समाचार दिया। केवल पीएफआई पर भी बैन क्यों, ऐसा समाचार न्यूज़पेपरों ने भी वायरल किया हुआ है और पोर्टल ने भी ये सतत वायरल किया हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और कांग्रेस नेता ऐसा बोल रहे हैं कि पीएफआई और आरएसएस एक समान है। बता दें कि पीएफआई के अलावा आतंकवाद विरोधी कानूनी यूएए के तहत वहां पर रिहेब इंडिया फाउंडेशन, इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहेब का फाउंडेशन को प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश भर में पीएफआई के संबंधित ठिकानों पर भी छापेमारी अभी चल रही है। करीब 100 से लोगों के अधिक लोगों को वहां पर कई गतिविधियों के अलावा उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेता है, वहां पर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए पीएफआई के जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी एक उनके साथ संबंध है और जेएमबी और सिमी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन है। इस तरीके की डिटेल सामने आई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के आला कमान है, कांग्रेस के दिग्गज नेता ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये देखना रहेगा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं। तो हम लोग ये समाचार के ऊपर भी कड़ी नज़र रखेंगे और आपको डिटेल देते रहेंगे। अब बात करनी है दूसरे स्टेट की तरफ बात करती है और एक वहाँ पर छत्तीसगढ़ के एक न्यूज़ सामने आया है, उसके बारे में डिटेल पढ़े तो छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी न्यूज़ वहाँ पर सामने आई है। उसमें रोज़ रात को कमरे में बुलाते थे मदरसा टीचर और लौटती थी तो वह रोती रहती थी और वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिली है। क्या है ये छत्तीसगढ़ के न्यूज़, वो डिटेल हम लोग समझे तो छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी आत्महत्या का केस सामने आया हुआ है और वहीं पर न्यूज़ 18 और अमर उजाला न्यूज़ पोर्टल ने कुछ ऐसी डिटेल लिखी है कि वहाँ पर रोज़ रात को कमरे में बुलाते थे मदरसा टीचर और लौटती थी वक्त वो रोती रहती थी एक लड़की और फंदे से लटकती मिली छात्रा की एक लाश। उस तरीके से एक सुसाइड नोट सामने आया हुआ है। किसने ये सुसाइड किया हुआ है वो डिटेल हम लोग यहाँ पर पढ़े तो ये अब तक की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी न्यूज़ है। और वहीं सूरजपुर जिले के बहुहारी गांव स्थित एक मदरसे में हॉस्टल में छात्रा की फंदे से लटका हुआ एक शव मिला हुआ है, लाश मिली है। शव मिलने के बाद हड़कंप वहां पर मच गया है छत्तीसगढ़ इलाके में। परिजन मदरसे के शिक्षक पर दुष्कर्म और हत्या का एक आरोप लगा रहे हैं और मृतक के परिजनों का आरोप है कि मदरसे के शिक्षक पर छात्रा को रोज रात को वहां पर उसके कमरे में बुलाते थे और वहां पर बाहर आने पर वह अक्सर रोती हुई नजर आती थी। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वो जो लड़की ने आत्महत्या की है, इस मामले को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेताओं निष्पक्ष जांच की एक मांग भी कर रहे हैं। वहीं पर बता दें कि जिले के बवराही गांव में पिछले 10 साल से ये एक मदरसा संचालित हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई राज्यों की 160 लड़कियां उर्दू की
वहाँ पर तालीम हासिल कर रही है। इसी बीच इन्हीं में एक मध्य प्रदेश की सिंगरौली की रहने वाली लड़की सुहाना फातिमा थी। बताया जा रहा है कि यह सुहाना फातिमा वहाँ गत रविवार को रात को प्रार्थना के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी और सुबह फांसी पर लटकती हुई उसकी लाश मिली है, जिसका नाम है सुहाना फातिमा। डिटेल कुछ ऐसी है कि परिजनों के मुताबिक लाश को मदरसा के शिक्षक ने ही पुलिस के आने से पहले नीचे उतार दिया था और इसके बाद घटना की जानकारी बदसे ही पुलिस को चौकी को दी गई है। अब ये हत्या की है या सुसाइड किया हुआ है वो डिटेल अब सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो न्यूज़ पढ़े हम लोग तो उसमें कुछ ऐसी सूचना मिली के बाद पुलिस ने मौके पर वहां पर पहुंची गई है और शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डिटेल कुछ ऐसी है कि सोमवार शाम को हो जाने के बाद वहां पर वजह से सोमवार को शव का पोस्टमार्टम वहां पर नहीं हो सका है और उसी के बीच वही जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों मध्य प्रदेश से देर रात सूरजपुर पहुंचे हैं और उसके साथ मृतक के साथ पढ़ रही थी उसकी सगी छोटी बहन। उसने क्या किया हुआ है, क्या बोल रही है उसकी छोटी बहन, वो कुछ डिटेल लिखी है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो वह एक शिक्षक रात को मृतक को अक्सर अपने कमरे में बुलाते थे। जब भी छात्रा सुहाना शिक्षक के कमरे में लौटती थी, कमरे से बाहर लौटती थी तो काफी देर तक वो रोती रहती थी। डिटेल कुछ ऐसी है कि छोटी बहन ने बताया कि वह एक शिक्षक जो था वहाँ पर मदरसे में, वो उनको अक्सर कमरे में बुलाते थे और वहाँ पर जब भी वो बाहर आती थी तो वो रोती रहती थी। जब भी छात्रा सुहाना शिक्षक के कमरे से लौटती थी तो वो काफ़ी देर तक रोती रहती थी। वही मृतक के परिजन का एक आरोप है, वो एक यहाँ पर डिटेल सामने आई है कि मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि सुहाना के आत्महत्या नहीं की है बल्कि दुष्कर्म करके उनकी हत्या की गई है। अब देखना यह होगा कि वहां पर प्रशासक क्या कार्यवाही करता है और मदरसे में क्या अनैतिक प्रवृत्तियां चल रही है वो भी देखना पड़ेगा। अब एक बात करनी है मुझे केजरीवाल की। केजरीवाल के सबसे बड़े एक न्यूज़ सामने आ रहे हैं, दिल्ली के एक न्यूज़ सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हम नज़र करें और वहाँ पर टाइम्स नाउ ने एक डिटेल लिखी है तो वहीं पर केजरीवाल सरकार की एक मिली भगत की न्यूज़ और घोटाले की एक न्यूज़ सामने आई है। वहीं पर दैनिक जागरण कुछ डिटेल लिखी है, वहां पर दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर दिल्ली में आपकी सरकार अभी जो कार्यवाही कर रही है, काम कर रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता भी फंसे हुए, ऐसी डिटेल सामने आई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र को किया गिरफ्तार और इसकी एक प्रवर्तमान निर्देशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। क्या वो कार्यवाही है और किसको वहां पर धर दबोचा है, इसकी डिटेल पढ़े तो ईडी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देश के बेहद ही चर्चित शराब कारोबारी समीर महेंद्र को वहां पर गिरफ्तार किया हुआ है। और गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर महेंद्र से कई राउंड की पूछताछ की थी, लेकिन वो कड़ी तरीके से वो जवाब नहीं दे रहा था और प्रॉपर तरीके से वो सपोर्ट नहीं कर रहा था सिस्टम को। उसके लिए उसको अभी निगरानी में रखा जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नई आबकारी नीति को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए थे। पूरी तरीके से आवश्यक होने के बाद बरदाद ईडी ने समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और चर्चित शराब कारोबारी की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के कानून के प्रावधान की तरह उनको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तमान निर्देशालय को बुधवार यानी आज ही समीर महेंद्र को कोर्ट में पेश करते हैं और उसके लिए देखा जा रहा है कि सरकार और प्रशासक जो है वो क्या कार्यवाही करती है। एक गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति की तुलना में साल 2021 और 22 में आबकारी मंत्री जो मनीष सिसोदिया है उसकी नई नीति को लेकर आए थे और जांच एजेंसी ने इसमें भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भी लगाया हुआ है। इसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर भी काफी सारे आरोप है, वो डिटेल यहाँ पर पढ़े तो जांच एजेंसी का दावा है कि कई नीति से शराब विक्रेताओं की रिटेल मार्जिन में 98% का इजाफा हुआ है। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में एक कथित घोटाला के मामले सामने आ रहे हैं और सीबीआई भी कार्यवाही वहां पर कर रही है। इसके बाद प्रवर्तमान निर्देशालय ईडी की इस मामले की एक्टिव काफ़ी कुछ हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस भी वहां पर दर्ज हुआ है। इसके बाद दिल्ली
दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हरियाणा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत 30 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी की कार्यवाही चल रही है। कौन है ये समीर महेंद्र, उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने इकट्ठा की है, वो हम लोग पढ़े तो आपको बता दें कि समीर महेंद्र देश के चर्चित कारोबारियों में एक से एक है और ईडी से पहले वो सीबीआई ने भी समीर महेंद्र के खिलाफ जांच की थी और समीर महेंद्र इंडोप्रिस्ट कंपनी की प्रबंध निर्देशक भी है। डिटेल कुछ ऐसी है कि अधिकारी को वहां पर कुछ बता रहे हैं कि समीर वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार के लिए 2 बार अफसरों के खिलाफ सीबीआई के मुक्त गवाहों में थे और अब ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे कई दौर पूछपरछ भी की गई है और मीडिया के अनुसार सीबीआई के लिए अभियान और इस तरीके की वहां पर गवाह के तौर पर महेंद्र ने एक दिल्ली राज्य और औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के 2 अधिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी। इसके मामले अधिकारियों पर एक आरोप था कि वे हर महीने वितरकों से महंगी शराब की जांच 5 बोतल वहां पर मंगवाया करते थे और शराब के पैसे भी लिया करते थे। इस तरीके से देखा जाए तो वहां पर आपके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के अलग अलग नेता और उसके साथ कई सारे वितरकों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आपके नेता भी इस घोटाले में शामिल है। अब देखना यह होगा कि इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर केंद्र क्या कड़ी कार्यवाही करती है। अब एक न्यूज की तरफ चले राजस्थान की ओर कि राजस्थान में क्या सियासी ड्रामा चल रहा है। तो राजस्थान कांग्रेस सरकार की बात करें तो राजस्थान में राजनीति के एक थिएटर जारी है। उसमें दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव के जैसे ही अशोक गहलोत की उम्मीदवारी बनाने की एक बात सामने आई है, उसी बीच मुख्यमंत्री का पद त्यागना होगा और उनके बाद इस पद के लिए सबसे आगे सचिन पायलट का नाम चल रहा है। तो उसके बीच राजस्थान कांग्रेस में काफी घमासान भी चल रहा है। तो वो डिटेल यहाँ पर पढ़ूं तो वहां पर राजस्थान पत्रिका कुछ डिटेल ऐसी दी है कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के तौर पर संभवित सचिन पायलट का नाम सुनते ही मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरोसामंद जो विधायकों ने रविवार को कांग्रेस हाईकमान से एक बगावत कर दी है। क्यों बगावत की है इसकी डिटेल यहाँ पर मैं पढ़ूं और वहां पर राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर गहलोत के चुने जाने की बात हो रही थी। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का नाम सुर्खियों में चल रहा है और राजस्थानी पॉलिटिकल ड्रामे से मुख्य किरदार वहां पर अशोक गहलोत है कि दूसरे लोग हैं। उसके मामले में एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है कि तीसरी बार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे था। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रेस में सचिन पायलट है या सीपी जोशी, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क विविध न्यूज़पेपर भी वहां पर दिखा रहे हैं और ये न्यूज़ अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। बता दें कि दिसंबर 2018 में राज्य की सत्ता में कांग्रेस पार्टी के आने के बाद वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट के साथ गहलोत को टक्कर लेनी पड़ी थी और इसी के साथ 2020 में भी जब पायलट ने गहलोत से बगावत की थी तो उन्होंने बता दिया कि अपनी सरकार को बचाने में सफलता मिलेगी या नहीं। अब देखना यह होगा कि वहां पर राजस्थान में कौन सी सरकार बनती है और उसके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही हम लोग न्यूज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे समाचार का सच। नमस्कार। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट।